हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन चिकने और आज अपन सीखेंगे व्हाट इज आरसीएम अंडर जीएसटी। आरसीएम एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने ओवरव्यूज लेक्चर के अंदर एज वेल एज बाकी सब लेक्चर के अंदर जहां जहां पे आरसीएम मेंशन होता है वहां पे उसके बारे में एक रफ आइडिया तो आपको दे दिया था। आज टाइम में क्या है आरसीएम, क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, डिटेल में पढ़ते हैं। उसके पहले एक याद दिला दूं तो आरसीएम इज अपोजिट टू एफसीएम। एफसीएम इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? तो हर एक टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, सप्लायर और रिसिपिएंट, ये दो पर्सन्स है। सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है, रिसिपिएंट गुड्स रिसीव्ड करता है। रिसिपिएंट उस गुड्स के ऊपर, जो गुड्स उसने परचेस किया उसके ऊपर जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज किया है वो पे करता है। किसको? सप्लायर को। और सप्लायर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो अमाउंट ऑफ टैक्स किसको पे करे? गवर्नमेंट को। इस चीज को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज आरसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नाम से पता चलता है इट इज रिवर्स चार्ज। इट मींस in this case, in this type of transaction, the obligation to pay the tax to government is not with supplier, so it is with recipient. तो आज सेम सप्लायर गुड्स सप्लाइड करेगा, रिसिपिएंट गुड्स रिसीव्ड करेगा। सप्लायर टैक्स चार्ज भी करेगा, रिसिपिएंट को उसको पे भी करना है। बट रिसिपिएंट आज टैक्स सप्लायर को पे नहीं करेगा। गवर्नमेंट को आज भी टैक्स मिलेगा लेकिन वो सप्लायर के थ्रू नहीं मिलेगा। तो रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर देगा? टैक्स भर देगा। तो ये इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आरसीएम। अभी गवर्नमेंट ने आरसीएम फिर क्यों लाया? तो सप्लाई और रिसिपिएंट के ऐसे सप्लायर्स के ट्रांजैक्शन जिसमें रिसिपिएंट इज मोर पावरफुल देन सप्लायर, या सप्लायर के ऊपर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं तोपना चाहती है, सप्लायर के ऊपर गवर्नमेंट सप्लायर को कंपोजिशन स्कीम देना चाहती है, सप्लायर को फ्री रखना चाहते हैं फ्रॉम द पेइंग जीएसटी। ऑन सच केसेस गवर्नमेंट विल बी कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम रिसिपिएंट। तो कौन सी सिचुएशंस है, किसको आरसीएम एप्लीकेबल होता है? कुछ गुड्स और सर्विसेज के अंदर बिजनेस करने वाले पर्सन्स को या रिसीव्ड करने वाले पर्सन्स को ही आरसीएम अप्लाई है। तो कौन से गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए, ये एक एक करके अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जीएसटी की एप्लीकेबिलिटीज की तरफ। पढ़ना मेरे साथ। तो एप्लीकेबिलिटी, सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। तो किसको आरसीएम एप्लीकेबल होता है? तो सप्लाई कौन कर रहा है? अनरजिस्टर्ड डीलर कर रहा है, मतलब सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। तो चलो मेरे को बताओ, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड किधर? अंडर जीएसटी एक्ट। तो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सामने वाले से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। चार्ज नहीं कर सकता तो कलेक्ट नहीं कर सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट को पे भी नहीं कर सकता। तो अनरजिस्टर्ड डीलर जितना सारा सेल्स करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलते। That's why the RCM is applicable on such a supplier, on such unregistered dealer जो किसको गुड्स सप्लाइड कर रहे हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड डीलर। तो रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड ना, तो गवर्नमेंट बोलती है तू रजिस्टर्ड है ना, तू हम लोग को टैक्स पे कर। अभी रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल है। नेक्स्ट, सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जो इलेक्ट्रॉनिक इको बोलते हैं इसको, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स नहीं लिखा है कि सिर्फ सर्विस लिखा है। तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उस केसेस में भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आरसीएम। ये शायद पॉइंट नहीं समझा तो एक एग्जांपल बोल दूं। तो एक ओला कंपनी है, दैट इज इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो। देन ओला कंपनी के लिए जो काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा इज ड्राइवर एंड पैसेंजर। ये तीन पर्सन से अलग से समझ लो। तो पैसेंजर ने ओला कंपनी से सर्विसेज रिसीव्ड की, ठीक है। तो ओला कंपनी को पेमेंट करना है, इसके लिए ड्राइवर को पेमेंट हुआ। अभी एक्चुअल ट्रांजैक्शन तुम लोग को समझना है दैट ड्राइवर हु इज रजिस्टर्ड अंडर ओला एंड ओला कंपनी,
Who is supplier in this case? Driver is a supplier who is supplying services. Is it correct? Are yes or no? So driver is providing services to whom? To customer or company? तो as per me it is to company, not a customer. ठीक है, क्योंकि क्योंकि कस्टमर को तो ओला से सर्विसेज मिल रही है, तुम थोड़ी ना बोलते ड्राइवर से सर्विस मिली। सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा इज ड्राइवर, बट एक्चुअल में यू आर गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम वेयर? ओला। तो मैं डिफरेंट एंगल पे बात कर रहा हूँ। ओला कंपनी रिसिपिएंट है और ओला के अंदर जो ड्राइवर रजिस्टर्ड है वो सप्लायर है। तो ओला के अंदर जो ड्राइवर रजिस्टर्ड है, क्या मेरे को बोलो रजिस्टर्ड ओला के अंदर है, क्या वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं है अनरजिस्टर्ड। क्या उसका टर्न क्रॉस होना जरूरी है? नहीं है। तो वो अनरजिस्टर्ड डीलर ही हो गया ना एक ड्राइवर। तो फिर ओला कंपनी इज द रिसिपिएंट हु इज रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम दैट ड्राइवर। तो फिर मेरे को बोलो रिसिपिएंट है, ओला कंपनी इज मोर पावरफुल दैन, कंपनीज आर मोर पावरफुल दैन देयर एम्प्लॉइज, दैन देयर डीलर्स। तो फिर मेरे को बोलो जीएसटी किससे कलेक्ट करना आसान है? वो लाखों ड्राइवर से जीएसटी कलेक्ट किया जाए या उसे कंपनी से कलेक्ट किया जाए? गवर्नमेंट को भी कलेक्ट करने के लिए आसानी होगी, प्रोसीजरल और रेवेन्यू लॉस भी नहीं जाएगा। तो लाखों करोड़ों लोगों से जीएसटी लेने का, उनको कंप्लायंस फॉलो करने को बोलने का, इससे अच्छा वो एक कंपनी जिसके पास वो लाखों एम्प्लॉयड है, उस कंपनी से क्या किया जाए? टैक्स लिया जाए। तो दैट्स व्हाई रिसिपिएंट कंपनी से गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है। ऑन विच बेसिस? आरसीएम बेसिस। आई होप अभी ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय सीबीईसी। सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो सीबीईसी के तहत जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने मेंशन की है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का अगर तुम सप्लाई करते हो तब जाके तुम लोग को आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं चलो इन्हीं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जिसको सीबीईसी ने यानी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करके रखा है कि आरसीएम चार्ज करना है। तो चलो नोटिफाइड गुड्स पे बढ़ते हैं। Which are those notified goods? याद कर लेना इसको। ओके, गुड्स की लिस्ट याद हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। कैशू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड। ओके, कैशू नट्स पे आरसीएम एप्लीकेबल है। रिसिपिएंट क्या करेगा? टैक्स भरेगा। हमेशा बैकग्राउंड में यही रखना। बीडी रैपर लीव्स, टेंडू लीव्स जिसको बोलते हैं, तो बीडी रैपर लीव्स जो खरीदने वाला है, जो रिसिपिएंट है, वो क्या करेगा? सप्लायर कौन हो सकता है? मे बी एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है, जो ये बीडी रैपर लीव्स जिसके पास है, जिसके खेत में है या जो वो खेती करता है, तो वो बंदा किसको देगा? कंपनीज को देगा जो बीडी वीडी बनाती है। तो फिर रिसिपिएंट इज हु इज रिसिपिएंट? कंपनी इज द रिसिपिएंट। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट बेसिस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये नोटिफाइड गुड्स है। बस अभी मैं पढ़ते जाता हूँ, समझते चलो। ये हर एक चीज के लिए यही एप्लीकेबल है। टोबैको लीव्स सेम वे, टोबैको बनाने वाली कंपनी इज द रिसिपिएंट और जो उनको टोबैको लीव्स दे रहा है वो सप्लायर। तो किससे टैक्स ले? वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है उस या अनरजिस्टर्ड पर्सन है उससे टैक्स लिया जाए, या बड़ी बड़ी कंपनी जो टोबैको बनाते हैं उनसे टैक्स लिया जाए? तो टोबैको बनाने वाले कंपनी से लिया जाए। दैट्स व्हाई रिसिपिएंट से टैक्स लेना इजी भी हो जाएगा गवर्नमेंट को। दैट्स व्हाई आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन सच टाइप ऑफ गुड्स। सेम वे सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, लॉटरी सप्लायर, देन यूज्ड व्हीकल्स एंड वेस्ट एंड स्क्रैप्स, ये सब केसेस को भी, ये सब गुड्स को भी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करके रखा है। मतलब ये सब चीजें जो खरीदता है ना, जो रिसीव करता है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? आरसीएम के तहत रिवर्स चार्ज के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही ये नोटिफाइड गुड्स अब तक इतनी मेंशन की है, और भी गवर्नमेंट चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए तो इतनी ही है। टेक्निकल है ये, जो गवर्नमेंट मेंशन करेगी उसको एक लॉजिक लगाते हुए अपने को बस याद रखना पड़ेगा। सेम है, नोटिफाइड सर्विसेज भी मेंशन की है, तो पढ़ लेते हैं। नोटिफाइड सर्विसेज के अंदर सबसे पहले इस जीटीए। जीटीए क्या होता है? गुड्स ट्रैवल एजेंसीज, गुड्स ट्रैवल करने वाली एजेंसीज। तो वो तो सर्विस दे रहे हैं ना, भले वो गुड्स ट्रैवल करते हैं, तो वो जो सर्विस दे रहे हैं, तो जिसके लिए दे रहे हैं ना, वो कंपनीज क्या करते हैं? जीटीएस को हायर करते हैं, गुड्स ट्रैवल एजेंसीज को। तो कंपनीज से क्या करना तुम लोग? बोलता है आरसीएम बेसिस पे टैक्स लेंगे हम लोग। सेम है लीगल सर्विसेज, एटी टू बिजनेस एंटिटी, देन सर्विसेज बाय सीजी, एसजीएलए, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे टू नहीं लिखा है, बाय लिखा है।
तो बोलता है रिसिपिएंट बेसिस पे, देने वाला इज गवर्नमेंट, लेने वाला कोई और बंदा है, तो जो बंदा है ना लेने वाला, रिसिपिएंट कंपनी हो सकती है, कोई और रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, उससे क्या ले लेना, टैक्स लेना। सेम है सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर एम्प्लॉयड है, तो डायरेक्टर जो सर्विसेज कंपनीज को दे रहा है, तो डायरेक्टर से टैक्स लेना इज बेटर की कंपनी से लो ना यार, कंपनी से लो। सर्विसेज बाय इंश्योरेंस और रिकवरी एजेंट, ये तो एजेंट जो सर्विसेज देते हैं, तो एजेंट से मत टैक्स कलेक्ट करो, किससे करो, कंपनी से करो। ये हर एक अगर सर्विस पता कर ले ना, तो ये जिसको मिल रहा है ना, रिसिपिएंट इज बेसिकली कंपनीज, recipient is basically more powerful than these persons, that's why RCM is applicable हो रही है ना, ये लॉजिक बस याद रखना तुम। सेम है सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी ना अपन, सप्लायर है ना, सिक्योरिटी गार्ड इज अ सप्लायर, तो उससे थोड़ी ना जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, उसको थोड़ी ना बोल सकते तू जीएसटी का कंप्लायंस फॉलो कर, तू जीएसटी के रिटर्न भर। तो इसके लिए सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव करने वाला कौन है, कोई तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकती है ना, या तो टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, तो उससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे बोलता है, या फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेने बोलेंगे और उससे आरसीएम बेसिस पे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, एग्जांपल बोलूं इसका, मोटर व्हीकल रेंट पे देना, दैट इज जूम कार मिलती है, जूम कार, मोटर व्हीकल लेके जाने का, चलाने का, जो भी है वो पेट्रोल वेट्रोल पे करने का, उनका जो भी रूल्स है, तो उन सच केसेस में भी रिसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है, वो सब देखो, रिसिपिएंट से क्या कर लो। नोटिफाइड सर्विसेज के अंदर मेंशन किया है, तो रिसिपिएंट से क्या कर लो, टैक्स का ऑब्लिगेशन उसके ऊपर लगाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट आरसीएम, आई होप ये आपको अच्छे से समझा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।